नमस्कार साथियों, मैं अभिनंदन वशिष्ठ अवस्थी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ संधि संबंधी कुछ बातें। संधि विच्छेद और संधि पद क्या चीज़ होती है, संधि विच्छेद करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, संधि विच्छेद कहाँ से किया जाता है, संधि पद क्या होता है। जैसे सामासिक पद होता है ऐसे ही संधि पद होता है। इसके बारे में जानकारी करेंगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, कहाँ से संधि विच्छेद होगा, संधि विच्छेद करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, संधि विच्छेद कहाँ कहाँ पर नहीं होता है और कहाँ पर होता है, ये चीजें हम लेकर के आएंगे। देखिए, पहला संधि विच्छेद और संधि क्या है। संधि विच्छेद और संधि पद, जैसे रत्न प्लस आकर, और ये है आपका रत्नाकर। ऊपर तो है संधि विच्छेद और नीचे लिखा हुआ है संधि पद। अब संधि कहते किसे हैं, तो दो वर्णों दो वर्णों या ध्वनियों के मध्य उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो विकार उत्पन्न होगा वो कहाँ होगा, तो पहले पद की अंतिम ध्वनि या वर्ण तथा बाद वाले पद की आरंभिक ध्वनि या वर्ण, यानी पहले पद के अंत में जो भी वर्ण है या ध्वनि है और बाद वाले पद के आरंभिक कोई भी ध्वनि है या वर्ण है। जैसे ऊपर वाले उदाहरण को ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, सरल सा उदाहरण लेंगे हम, विद्या प्लस आल्य। संधि कोई सी भी हो, विकार हमेशा पहले पद की अंतिम ध्वनि या वर्ण और बाद वाले पद की अंतिम ध्वनि या वर्ण, ये ध्यान रखना। ये यानी ये एक वर है और एक वधु है, इनका ही काम है, बच्चे कुछ सब बराती है, यानी फेरे इनके ही पड़ेंगे, ध्यान रखना। विवाह इनका ही करना है आपस में जोड़ करके। तो इधर तो क्या आया आपका आ और इधर क्या आया आपका आ, तो आ और आ मिलके क्या बनेंगे आपके आ बनेगा। तो क्या बन जाएगा, ये विद्या प्लस आल्य बराबर विद्यालय। ठीक है, इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि संधि विच्छेद कहाँ से होगा और संधि पद कब बनेगा। दूसरी बात, संधि विच्छेद करना कहाँ से है। अब मुख्य बात अगली, कि संधि विच्छेद करते समय किन चीजों का ध्यान रखना है। संधि विच्छेद करते समय किन चीजों का ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि संधि विच्छेद करते समय किन चीजों का ध्यान रखना है। तो देखिए, कई बार मुख्यतः पूर्व पद में, कौन से पद में, मुख्यतः पूर्व पद में दोनों शब्द सार्थक होते हैं।
और चयन किसी एक का करना होता है। अब चयन किसका करना है, बात यही है। तो चयन करने के लिए या चयन करने हेतु पूरे शब्द का अर्थ देखा जाता है। चयन करते समय पूरे शब्द का अर्थ देखा जाता है, यानी दोनों शब्द सार्थक हैं और किसी एक शब्द के माध्यम से संधि पद बनेगा, तो उसमें से कौन सा शब्द हमको लेना है, किस शब्द का हमको चयन करना है, यह सबसे बड़ी बात है। एक उदाहरण लेते हैं हम, विमलेश, और दूसरा उदाहरण है आपका कमलेश। अब देखिए, पहले पद में विमल भी सही है और विमला भी सही है, और इधर कमल भी सही है और कमला भी सही है। पीछे तो ईस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब विमल प्लस ईस ए प्लस ई बराबर भी ए बनेगा, विमला प्लस ईस आ प्लस ई बराबर भी ए बनेगा। कमल प्लस ईस बराबर भी कमलेश बनेगा, और कमला प्लस ईस बराबर भी कमलेश बनेगा। अब बात आती है कि यदि संधि विच्छेद आया तो विमला प्लस ईस करें या विमल प्लस ईस करें, कमल प्लस ईस करें या कमला प्लस ईस करें, ये बड़े, तो ऐसी स्थिति में हमको पूरे शब्द का अर्थ देखना होता है। तो कमलेश किसको कहते हैं, भगवान विष्णु को, और विमलेश किसको बोलते हैं, ब्रह्मा जी को। अब बताइए, जो विमलेश होगा वो विमला के स्वामी होंगे या विमल के स्वामी होंगे, तो उत्तर क्या होगा आपका, विमला प्लस ईस। कमलेश कमला के स्वामी होंगे, कमला का मतलब लक्ष्मी और विमला का मतलब सरस्वती। तो संधि विच्छेद क्या होगा, विमला प्लस ईस तथा कमला प्लस ईस। अन्य देखिए, एक शब्द है आपका आत्मावलोकन। आत्म और आत्मा प्लस अवलोकन। आत्मोत्सर्ग, आत्म और आत्मा प्लस उत्सर्ग। ये नीचे वाला आत्मोत्सर्ग का संधि विच्छेद आत्मावलोकन और आत्मोत्सर्ग, ये जो नीचे वाला है, ये अभी हाल ही में पटवार का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। राजस्थान के बड़े बड़े धुरंधर विद्वान इसका संधि विच्छेद बता रहे थे, आत्मन प्लस उत्सर्ग। कई बार मुझको हंसी आती है कि हिंदी व्याकरण के साथ मजाक किया जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि मूल शब्द आत्मन होता है, हमने मान लिया क्या होता ही है, हमने मान लिया नहीं, होता है आत्मन शब्द। तो एक बात बताइए, ओ कैसे बना, कि ने का लोप हो जाएगा, ये तो ने का लोप कर दिया, तो भाई ने का लोप कर दो तो आत प्लस उत्सर्ग ओ कैसे बनेगा, तो आत प्लस उत्सर्ग ए प्लस उ बराबर ही तो ओ बनेगा। रूप किसके चलते हैं, आत्मन के। रूप किसके चलते हैं, राजन के। रूप किसके चलते हैं, पक्षन के। रूप किसके चलते हैं, मातृ के। रूप किसके चलते हैं, पितृ के। ऐसी व्यवस्था हिंदी के अंदर फैला रखी है, गड़बड़ झाला जिसको बोलते हैं। जैसे एक शब्द है माता, एक शब्द है पिता। हिंदी का शायद ही कोई ऐसा अध्यापक होगा जो इनको तत्सम शब्द बता देगा, बाकी सब क्या कहेंगे, तद्भव।
जबकि तद्भव गलत है। ये शब्द आपके तत्सम है। जब आप पितृ के रूप चलाओगे तो संस्कृत में प्रथमा विभक्ति एक वचन में शब्द बनेगा आपका पिता। मातृ के रूप चलाओगे तो संस्कृत में प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा आपका माता। जब संस्कृत के पितृ और माता के रूप चल रहे हैं और शब्द जब माता बन रहा है पिता बन रहा है तो ये तद्भव कैसा हुआ। अब ये परंपरा, ये परिपाटी लगातार चली आ रही है। जैसे अभी रीट में भी पूछ लिया था यही, तो ये गलत है बिल्कुल। माता और पिता ये दोनों शब्द क्या है आपके तत्सम है, न कि तद्भव। अब आत्मन के रूप चलाएंगे तो इसमें रूप चलाएंगे तो आत्मा आएगा। आत्मा यानी होता है अपना, और एक होता है आत्मा जो शरीर का आत्मा या शरीर की आत्मा। हिंदी में ये स्त्रीलिंग में चलता है, संस्कृत में ये पुल्लिंग में चलता है। तो आत्म प्लस उत्सर्ग, उत्सर्ग का मतलब होता है बलिदान, न्योछावर कर देना। तो यानी स्वयं का बलिदान होगा, न कि आत्मा का। तो संधि विच्छेद क्या होगा, आत्म प्लस उत्सर्ग। आत्मावलोकन यानी कि सेल्फ एवल्यूशन, यानी स्वयं का मूल्यांकन। तो आत्म प्लस अवलोकन। अब इसमें आत्मन प्लस अवलोकन नहीं पढ़ाते, कुछ शब्दों को ऐसा पकड़ लिया है, एक दो विद्वानों ने बता दिया, उन्हीं की नकल करते हुए आत्मन आत्मन इन्होंने पकड़ लिया। एक शब्द है जैसे अपना लिखते हैं महामानव। जब आप लोग संधि विच्छेद करते हैं तो महान है जो मानव क्यों लिखते हैं, महान तो कोई शब्द ही नहीं है, शब्द तो है महत, और स्त्रीलिंग बनेगा इसका महती। तो महत है जो मानव लिखो ना आप, महान है जो मानव क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसी कई चीजें हैं जिनकी गड़बड़ जाला हिंदी के अंदर चल रही है, और उनसे उनका निपटारा लेकर के मैं आया हूं, और ऐसी चीजें मैं बताऊंगा। दूसरी बात, संधि कहां पर होती है, संधि मुख्यतः संस्कृत शब्दों में होती है, ये बात ध्यान रख लें। किस में होगी, संस्कृत शब्दों में होगी। कैसे, देखिए उदाहरण देता हूं मैं। क्रीड़ा प्लस अंगन, ये अंगन है संस्कृत का शब्द जिसका तद्भव होता है आंगन, घर का चौक। तो क्रीड़ा प्लस अंगन, ठीक है। अब आ है और ए है, दोनों मिलके क्या बनेंगे, आ। रीरे से आ रहा है तो ने का क्या हो जाएगा, णे। तो ये शब्द बन जाएगा आपका क्रीड़ांगण। हम इसको आसानी से बोल सकते हैं, क्रीड़ा प्लस अंगन बराबर क्रीड़ांगण, प्र प्लस अंगन बराबर प्रांगण। इस तरीके से हम आसानी से इन शब्दों को बोल सकते हैं। अब दूसरा शब्द ले रहा हूं मैं हिंदी का। हिंदी का एक शब्द लिया मैंने घर, और दूसरा शब्द लिया मैंने आंगन। ध्यान देने वाली बात यह है, इसको देखिए, और मैं आपसे पूछूंगा आप ऐसा कर पाते या नहीं कर पाते। घर के रे में क्या है आपका ए, और उधर क्या है आपका आ। ए और आ मिलके क्या बनेंगे आपके आ। तो क्या बना शब्द आपका, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है देखने वालों में से कि इन दोनों को बोल दो एक साथ मिलाकर के घरांगण। ये हमेशा अलग अलग बोलते हैं, घर आंगन, घरांगण नहीं बोल पाते हम, या घरांगन नहीं बोल पाते। इसको कैसे बोलते हैं, घर आंगन। घर आंगन सूने पड़े हैं, घर आंगन सजे पड़े हैं, न कि घरांगण। ये हो गए आपके दोनों हिंदी के शब्द। अब ले रहा हूं मैं दो विदेशी भाषा के शब्द। एक शब्द है नजर, और एक शब्द है अंदाज। एक शब्द है नजर और दूसरा शब्द कौन सा है आपका, अंदाज। तो नजर के रे में क्या है ए, और अंदाज का ए, दोनों मिलके क्या बने आ। शब्द क्या बना, नजरानंदाज। अब जब इसको बोलेंगे तो हमसे बोलेगा ही नहीं नजरानंदाज, कितनी भी कोशिश कर ले हम इसको हमेशा क्या बोलेंगे फिल्मों में, नजरअंदाज। इसमें भी रे और ए के बीच में ने ले आते हैं, नजरअंदाज। तो नजर प्लस अंदाज बराबर क्या बनेगा आपका, कुछ नहीं बनेगा, इनको दोनों को अलग अलग बोलना पड़ेगा। और शब्द लेते हैं एक, जिला प्लस
अध्यक्ष। अब संकर शब्द आ गया। तो जिला शब्द कौन सी भाषा का है? अरबी फारसी का है। और अध्यक्ष किसका है? संस्कृत का। तो क्या जिलाध्यक्ष, तो क्या बोलता है ये? जिलाध्यक्ष। जिलाध्यक्ष नहीं बोलता। पर कई बार ऐसी स्थिति होती है कि एक विदेशी भाषा का और एक हिंदी का कुछ यानी कि माइनर, बहुत कम, यानी 1000 में से 1-2 शब्द मिलेगा जिनको हम मिला करके बोल सकते हैं। जैसे जिला प्लस अधीश, तो क्या बन जाएगा? जिलाधीश। इसको हम आसानी से बोल सकते हैं। जिला प्लस अधीश बराबर जिलाधीश, इसको हम आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि संधि विच्छेद करते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि पहले पद में कई बार दोनों शब्द कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं। और उदाहरण देखिए, जैसे गीतांजलि, गीत और गीता, पीछे तो अंजलि है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब गीत भी सार्थक शब्द है और गीता भी सार्थक शब्द है, चुनना एक है। तो गीतों की अंजलि होगी या गीता की? तो उत्तर क्या होगा? गीत प्लस अंजलि, ले की गीता प्लस अंजलि। और भी देखिए, वर्षर्तु, वर्ष भी संस्कृत का शब्द है और वर्षा भी संस्कृत का शब्द है, और पीछे ऋतु। तो वर्ष प्लस ऋतु करें या वर्षा प्लस ऋतु करें, तो इस शब्द से अर्थ देखना होगा, यानी ऋतु के संदर्भ में वर्षा शब्द काम करेगा, इसलिए संधि विच्छेद होगा वर्षा प्लस ऋतु। एक उदाहरण और देखिए, मुक्ताकाश, मुक्त और मुक्ता, इधर आकाश है ही अपना। मुक्त यानी होता है स्वतंत्र या खुला हुआ, और आकाश अपना गगन है ही है। और मुक्ता यानी होता है आपका मोती। अब मोतियों का आकाश होगा या खुला गगन होगा, तो इसका सीधा उत्तर होगा खुला गगन। तो मुक्त प्लस आकाश। दूसरा शब्द है आपका मुक्तावली, वही मुक्त और मुक्ता प्लस अवली। अवली आने होता है पंक्ति, जैसे दीप प्लस अवली, दीपावली, दीपों की पंक्ति। अब मुक्त प्लस अवली यानी खुली या स्वतंत्र पंक्ति या मोतियों की पंक्ति, तो उत्तर क्या होगा? मुक्ता प्लस अवली। एक शब्द है आपका मुक्ताहार, मुक्ताहार का मतलब ध्यान रखना है, तभी संधि विच्छेद करना। मुक्ताहार का मतलब होता है मोतियों का हार, तो इसमें कोई संधि नहीं है, इसमें हो जाएगा सीधा मुक्ता प्लस हार, ये संयोग हो जाएगा। मुक्त प्लस आहार या मुक्ता प्लस आहार नहीं होगा। इस तरीके की ये स्थितियां पैदा होती हैं। तो आपको जब संधि विच्छेद करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे शब्द का अर्थ क्या है, किस शब्द का हमको चयन करना है। दोनों शब्द ही कैसे हैं? आपके सार्थक हैं, तो किस शब्द का चयन करना है और किसको हटाना है। दूसरी बात, स्वर संधि में स्वर व स्वर के मध्य विकार उत्पन्न होता है। स्वर संधि में किसके मध्य विकार उत्पन्न होता है? स्वर व स्वर। तो इधर वाले स्वर का मतलब क्या है और इधर वाले स्वर का मतलब क्या है? एक उदाहरण हमने लिया, जैसे इसी को लेते हैं, रत्न प्लस आकर दीर्घ संधि, रमा प्लस ईस गुण संधि, सदा प्लस ए वृद्धि संधि, इति प्लस आदि यण संधि, चे प्लस अन अयादि संधि। पांचों संधियों के मैंने उदाहरण लिए, इधर भी स्वर और इधर भी स्वर। तो इधर वाले स्वर से तात्पर्य क्या है? स्वर हमेशा व्यंजन के साथ, स्वर हमेशा किसके साथ? व्यंजन के साथ आएगा, यानी कि हलंत नहीं आएगा कोई भी व्यंजन वर्ण, यानी उसमें व्यंजन वर्ण कैसा होगा? आपका पूरा होगा। और इधर जो स्वर है ये कैसा रहेगा? आपका स्वतंत्र वर्ण। कौन सा वर्ण स्वतंत्र? ऐसे लेकर के औ, यानी बाद वाला पद
कोई भी है स्वर संधि के अंदर वो ऐसे लेकर के औ तक के वर्ण से चालू होगा, वर्णों से चालू होगा। देखो ये आ से चालू हो गया, ये ई से चालू हो गया, ये ए से चालू हो गया, ये आ से चालू हो गया और ये ए से चालू हो गया। तो किससे चालू हुए पूरे के पूरे? कोई सा भी उदाहरण छांट कर ले आओ आप स्वर संधि में, पीछे वाले शब्द का आरंभ किससे चालू होगा? आपका स्वर वर्ण से होगा। हाँ, संस्कृत के अंदर अयादि संधि में व्यंजन से भी चालू होता है, उसके सूत्र चलते हैं, जैसे नव्यम तो ये से चालू होगा, वो अर्ध स्वर है इसलिए। व्यंजन संधि में देखिए 3 तरीके से विकार उत्पन्न होता है, व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर और स्वर प्लस व्यंजन। तो इधर तो बता ही चुके हैं कि स्वर का तात्पर्य क्या है, व्यंजन के साथ आएगा। इस वाले व्यंजन का तात्पर्य क्या है? व्यंजन वर्ण हलंत होगा। कैसा होगा आपका? हलंत। इधर व्यंजन से तात्पर्य क्या है? तो इधर बताया था स्वर से तात्पर्य यानी कि ऐसे लेकर औ तक से चालू, और व्यंजन का मतलब कैसे लेकर के है तक से चालू होगा कोई भी शब्द। ठीक है, अब देखो व्यंजन प्लस व्यंजन, जैसे देखो जगत प्लस नाथ, तो तय अलंत है तो व्यंजन है, और न से चालू हो रहा है तो वो भी व्यंजन है। तो एक तरफ कहीं भी व्यंजन फंस गया तो संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन। तो हो गया उत्तर जगन्नाथ। व्यंजन प्लस स्वर, जगत प्लस ईस, ये देखिए अभी स्वर में बताया था, ई आ गया, तो जगत प्लस ईस बराबर क्या बन गया आपका? जगदीश। स्वर प्लस व्यंजन, जैसे अभी प्लस सेक। अब देखिए इधर तो ई है और इधर देखिए सेक में से है, ए बाद में बोलेगा। अब दूसरा उदाहरण, इसको देखिए बड़े गौर से देखना, अभी प्लस इष्ट और अभी प्लस सेक, अभी प्लस इष्ट। देखो पहले पद के अंत में ई और इधर भी ई, इधर देखो ई से चालू हो रहा है, इसका मतलब ये स्वर है। इधर किससे चालू हो रहा है? से से। अब कई कहेंगे ए बोलते हैं छात्र की ए से चालू है, नहीं, ए की तो मात्रा है। आंखों से देखिए क्या दिख रहा है इसमें? से। ए तो स्वर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है इसमें। तो इधर क्या है आपका? व्यंजन, इधर स्वर इधर व्यंजन। तब एक तरफ कहीं भी व्यंजन फंस जाता है तो संधि कौन सी हो जाती है? व्यंजन संधि हो जाती है। तो स्वर प्लस व्यंजन बराबर क्या हो जाएगा? व्यंजन। नियम हम जानते हैं और नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं। ई या ऊ के बाद में यदि दंत से आता है तो दंत से का परिवर्तन मूर्धन्य से में हो जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अभिषेक। आज मैं इतना ही बताऊंगा, कल और बताऊंगा संधि संबंधी जानकारी। जुड़े रहिए, लगातार एसटीसी के नए बैच चालू हो चुके हैं, रीट प्री का नया बैच चालू हो चुका है, एसआई और सेकंड ग्रेड के नए बैच अभी चालू हुए हैं, जल्द से जल्द एडमिशन लें। और मैं लगातार बनता रहूंगा आपके साथ। और हिंदी की जो भी व्याकरण संबंधी बारीकियां हैं, जहां पर आप गलती करते हैं, गाइडों में कहीं भी गलत लिखा हुआ है, उनके बारे में पूरी जानकारी मैं लगातार देता रहूंगा। आपकी किसी भी प्रकार की हिंदी व्याकरण की समस्या है तो आप कोचिंग सेंटर का जो नंबर दिया हुआ है वहां से अपन जानकारी कर सकते हैं। किसी भी तरीके की आपको एडमिशन संबंधी जानकारी करनी है तो कोचिंग सेंटर का नंबर लिखा हुआ है। धन्यवाद।